आज हम लोग बात करते हैं EWS पे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे, जो अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा में था, न्यूज़ में भी चर्चा में था। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, बाई PM मोदी, यानी कि अगर बात करें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में क्या किया था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। कितने परसेंट? 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। तब संसद में जितने भी दल थे, एक या दो दलों को छोड़कर सभी इसका समर्थन किए थे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो अभी जल्दी में हाल ही में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कोई रोक नहीं लगेगा और ये जारी रहेगा। यानी कि आर्थिक आधार पर जो भी लोग क्या है, पिछड़े हैं, ठीक है, उन पर 10% आरक्षण देना उचित है। ठीक, अब जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने इसमें कैसे किया था, इसका प्रावधान कैसे किया था? तो इसके लिए उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कहलाता है 103 यानी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया कि EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो कोटा होता है उसको लागू किया। यानी संविधान में 103वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ कि सवर्ण में यानी कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% कोटा लागू किया। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इसे जोड़ा गया। यानी जो संविधान में अनुच्छेद 15 है और 16 है, उसका जो सेक्शन 6 है यानी खंड 6 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, जो नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में क्या देता है, आरक्षण देता है। यानी जो हमारा संविधान है उसका जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, उसमें शिक्षा और जो सरकारी नौकरी हैं उनसे संबंधित है, उसमें जो भी आरक्षण होता है इससे संबंधित वो उस अनुच्छेद के तहत प्रावधान कराया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार शैक्षिक संस्थानों में क्या करते हैं, आरक्षण दे सकते हैं, और नौकरी पर भी क्या करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दे सकती है। ठीक, जो कि कौन सा वर्ग है, सामान्य वर्ग यानी सवर्ण। ठीक, अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक बात करें, जो अनुच्छेद 30 है उसका सेक्शन 1 क्लॉज ए में बात करें तो शैक्षणिक संस्थानों के अलावा यानी कि अल्पसंख्यक से जो संबंधित शैक्षिक संस्थान है उसको छोड़ के बात करें तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उसमें इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 31 में प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो इसके अलावा कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, शिक्षा संस्थान हो, तो उसमें सामान्य वर्ग को 10% का कोटा दिया जाएगा। EWS सामान्य वर्ग के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपया 8 लाख से कम है, यानी कि वो लोग EWS के क्षेत्र में आएंगे, सेक्टर में आएंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है। उसमें बात आता है सैलरी के अलावा कृषि भी है कि कृषि से भी आ जाए वो पैसा, 8 लाख रुपए से कम आ रहा है, 8 लाख से अधिक आ गया तो नहीं मिलेगा, 8 लाख से कम है तो उनके लिए प्रावधान है, सैलरी हो, सैलरी के थ्रू हो या एग्रीकल्चर के थ्रू हो या कोई व्यवसाय हो या दूसरे से पैसे से मिलने वाली आय हो, ये सबको शामिल किया गया कि कहीं से भी जो आय का स्रोत है वो अगर 8 लाख से टोटल आय की स्रोत जो 1 साल की है उसकी वो 8 लाख से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको ये 10% का आरक्षण नहीं मिल, 8 लाख से कम है तो 10% का आरक्षण मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो आरक्षण पाने का हकदार नहीं होगा। इसके लिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच की बैठक हुई। जी 5 जज में से क्या होता है, 3:2 यानी कि 3 और 2 के सहमति से ये क्या हुआ, रिजल्ट आया। 3-2 का मतलब 3 जज थे जो उन्होंने क्या किया, इसके समर्थन में थे, और 2 जज जो थे वो इसके समर्थन में नहीं थे। तो 5 जजों में कौन कौन से जज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस JB पारदीवाला, चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट, ये 5 लोग जज थे। 5 जजों की बेंच थी जिसमें से
बताना था, इन पांचों लोगों को तय करना था कि ये जो सरकार ने या मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया है ये संवैधानिक रूप से उचित है कि अनुचित है, यानी संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, इसके बारे में निर्णय लेना था इन 5 जजों को। तो जिसमें से 3 जो जज होते हैं उन्होंने बोला कि ये संवैधानिक है और 2 लोगों ने कहा ये असंवैधानिक है, यानी ये उन्होंने बोला ये संवैधानिक नहीं है। तो वो 3 जज कौन कौन से थे? 3 जज का कहना था ये संवैधानिक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, यानी अगर किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस वर्ग को आरक्षण मिलना उचित है। ठीक है, बात क्या मेंशन है? आर्थिक वर्ग से कमजोर, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, जिसमें से 3 जज कौन होते हैं जो संवैधानिक होते हैं, जो इसके पक्ष में होते हैं? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला। तो ये तीनों लोग क्या हैं? इसके समर्थन में हैं, इसके सपोर्ट में हैं और उन्होंने कहा कि ये उचित है, इस पे क्या मिलना चाहिए? आरक्षण इसमें मिलना ही मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या क्या आ गया? अब इन्होंने क्या कहा इसके बारे में और जेबी पारदीवाला ने क्या बोला इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस यानी जो जस्टिस थे जेबी पारदीवाला, नॉट चीफ जस्टिस, जस्टिस जेबी पारदीवाला, इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण सही है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात में इस चीज को मेंशन किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष रहे। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष रहे, लेकिन ये अब तक जारी है, यानी अब तक आरक्षण चल रहा है, इसे समाप्त नहीं किया गया। आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में बदल जाएगा। तो देखिए जेबी पारदीवाला क्या कह रहे हैं कि आरक्षण का अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा ये किस में बदल जाएगा? निजी स्वार्थ में बदल जाएगा। समस्या का सही हल यह नहीं है कि उन चीजों को खत्म किया जाए जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है। समस्या का सही हल यही है कि उन चीजों को खत्म किया जाए। जेबी पारदीवाला कह रहे हैं समस्या का सही हल यह है कि उन चीजों को खत्म किया जाए जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है। इन्होंने कहा कि आरक्षण से पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से को शिक्षा और रोजगार मिला है, उन्हें पिछड़ी वर्ग यानी बैकवर्ड कैटेगरी से हटा देना चाहिए। यानी वो सभी लोग जिनको इस आरक्षण से अच्छी शिक्षा यानी उच्च शिक्षा और जिनको सरकारी नौकरी यानी रोजगार मिल चुका है, जिनकी स्थिति अब सुधर चुकी है, उन्हें अब बैकवर्ड कैटेगरी से हटा देना चाहिए, यानी पिछड़े वर्ग की कैटेगरी से हटा देना चाहिए, ताकि उन लोगों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें सही रूप में मदद की आवश्यकता है। देखिए जेबी पारदीवाला ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आपने अगर ये आरक्षण दिया तो इस आरक्षण से काफी लोगों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई और काफी लोग इसके जरिए क्या किए, जो रोजगार का अवसर मुहैया हुआ उनके लिए, वो रोजगार भी पा गए। तो जब उनकी स्थिति सुधर गई है तो उनको बैकवर्ड कैटेगरी या पिछड़ी श्रेणी से उन्हें क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए, ताकि अब उन लोगों पर ध्यान दिया जा सके जो सच में वास्तव में उसके क्या हैं? हकदार हैं। इन हालात में उन तरीकों को फिर से देखना होगा जिससे पिछड़ा वर्ग तय होता है। उन्होंने कहा आप उन चीजों पे ध्यान रखिए, मेंशन करिए जो ये तय करते हैं कि ये पिछड़े वर्ग हैं, और ये भी देखना होगा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो आज की जरूरत के मुताबिक है या नहीं है। यानी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी आप फैसले लेंगे पिछड़ी जाति के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए डिसाइड करने के लिए, वो ये देखना होगा कि वो आज की जरूरत के मुताबिक है कि नहीं है। आरक्षण के रूप में बात करें तो अभी तक क्या प्रावधान था कि एससी यानी शेड्यूल कास्ट
ठीक है, अनुसूचित जात को 15% का आरक्षण का प्रावधान था। कितना था? 15%। एसटी को कितना है? 7.5%, 7.5%। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए 22.5% का आरक्षण हो गया। किसको किसको? एससी एसटी में आरक्षण का प्रावधान 15% और 7.5%, जो 22.5% कुल आरक्षण हो गया। और ओबीसी को बात करें तो कितना परसेंट है? 27%। और ईडब्ल्यूएस जो अलग से है वो 10% है। इनसे अलग से आगे बात करें, ये एससी एसटी ओबीसी, इससे अलग हट के बात करें तो अब ईडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रावधान रखा गया? 10% का। ठीक। दूसरी बात, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी क्या कहती हैं उनके बारे में बताते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी इसके बारे में अपना विचार रखती हैं। वो क्या कहती हैं? आर्थिक रूप से आरक्षण को संवैधानिक बताया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने भी इसको क्या कहा? ये आर्थिक रूप से जो आरक्षण है ये संवैधानिक है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमें समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये किसने कहा? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमें समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आरक्षण की नीति की एक समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जो भी संविधान बना रहे थे संविधान निर्माता, उनका विचार था कि आरक्षण की जो नीति है उसका एक सही समय सीमा होनी चाहिए। देखिए वहां पे भी उन लोगों का कहना था कि ये जो आरक्षण है उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। 75 वर्ष बाद भी हम ये सही सीमा तय नहीं कर पाए हैं। यानी आज 75 ईयर्स हो गया, फिर भी आज हम ये तय ही नहीं कर पाए हैं ये कितने समय तक रहेगा और कब तक रहेगा। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो गया है। इसी तरह का समय सीमा होनी चाहिए। देखिए आज एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो क्या कर दिया गया? संसद में खत्म कर दिया गया। यानी इसी तरह की समय सीमा होनी चाहिए इसकी भी। ठीक। त्रिवेदी जी ने संविधान के 334 का हवाला दिया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की सीमा की परिकल्पना की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जा रहा है। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एससी एसटी ओबीसी के लिए दिए जा रहे आरक्षण के लिए समय सीमा तय की जाती है तो यह एक समतावादी, वर्गहीन और जाति विहीन समाज की ओर ले जाएगा। देखिए त्रिवेदी जी ने इस पर जोर देते हुए कहा है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एससी एसटी ओबीसी के लिए दिए जा रहे आरक्षण की समय सीमा तय की जाती है तो यह एक समतावादी, वर्गहीन और जाति विहीन समाज की ओर ले जाएगा। अनुच्छेद 15 और 16 में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और ये आजादी के बाद से है। अब बात करते हैं आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की क्या राय थी, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आरक्षण लागू करने में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रावधान अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए। ये किसके विचार हैं? जो आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की जो राय थी उसकी बात कर रहे हैं कि आरक्षण लागू करने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन प्रावधान अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए। ये संविधान निर्माता खुद कह रहे हैं। इस प्रावधान की समय समय पर जांच होनी चाहिए। यानी जो भी संविधान बना रहा था, तय कर रहा था, उन लोगों ने कहा इस जो हम लोग प्रावधान रख रहे हैं इसमें समय समय पर क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए कि असल में पिछड़े तबकों की स्थिति में बदलाव आ भी रहा है या नहीं। कि हम आरक्षण दिए जा रहे हैं लेकिन उनकी स्थिति अगर सुधर ही नहीं रही है तो इसका क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा इसके लिए समय समय पर हमें क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी कि जो भी हम ये सुविधा दे रहे हैं आरक्षण का, उससे उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आ भी रहा है या नहीं। ये भी देखना होगा कि सरकार ने पिछड़े तबके को मौजूदा स्थिति से ऊपर उठाने के लिए उचित और पर्याप्त काम किया है या नहीं, इसको भी देखना होगा। लंबी बहस के बाद काफी टाइम तक इसमें डिबेट होता रहा, बहस होती रही। उसके बाद यह निर्णय हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आरक्षण की समीक्षा की जाएगी और फिर आगे की दिशा तय की जाएगी। यानी
जैसे 10 वर्ष पूरा होता है तो पहले आप इस पे क्या करिए, पूरी जांच पड़ताल करिए, क्या सुधार आया है, क्या नहीं सुधार आया है, इसका कितना लोगों को फायदा मिला है, ये समीक्षा करिए इसकी, और फिर इसके बाद आगे की जो कार्रवाई होती है उस पर काम करिए। लेकिन आज तक अभी देखिए कोई भी सरकार, कोई भी ये चीज, ये काम नहीं कर पाई। आज 75 साल हो गए, लेकिन जो संविधान निर्माता चाहते थे वैसा काम ही नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद आज बात करते हैं इसके कुछ डाटा फैक्ट की बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जानने में। तो एक मंडल आयोग बना, मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन बना 1950 में। 1950 से ही, ठीक है, SC और ST को आरक्षण मिला। यानी जब मंडल कमीशन बना तो 1950 में ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इनको आरक्षण मिला। 1955 में काका कालेकर आयोग बनाया गया। 1955 में काका कालेकर आयोग बनाया, ठीक, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेकर आयोग बनाया, ठीक है। एक उसमें 1955 में उनमें कई कमियां होने के कारण लागू नहीं हो पाया। उसके बाद बात आती है 1978 में, ठीक, 1978 में क्या होता है, आपातकाल इमरजेंसी लग गई और कांग्रेस सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम बार आ गई, गैर सरकारी यानी गैर कांग्रेसी सरकार के। यानी 1978 में क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये जनता दल से संबंधित है। किस पार्टी से संबंधित है, जनता दल से। कौन, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी थी उस समय, इन्होंने 20 दिसंबर 1978 को, 20 दिसंबर 1978 के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के CM भी थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्ष में, इनकी अगुवाई में मंडल आयोग बनाया। क्या बनाया, मंडल आयोग बना। किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में मंडल, इनकी अगुवाई में मंडल आयोग बना। कौन सा आयोग बना, मंडल आयोग। और इसमें यह बनाया गया कि रिपोर्ट देनी थी मंडल आयोग को देश में। उन्होंने बताया, उनके रिपोर्ट जो दिया मंडल आयोग ने, बिंदेश्वरी की अध्यक्षता, बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि देश में 3743 पिछड़ी जातियां हैं। कितनी है पिछड़ी जातियां देश में, 3743 पिछड़ी जातियां हैं, जो कुल आबादी का 52% है। अब ये देखिए कि जनगणना नहीं हुई थी उस समय। डाटा जो हम लोग ले रहे हैं, जो भी जनगणना डाटा ले रहे हैं, ये सेंसस का डाटा, ये 1931 के बाद से जो जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं थी। 1931 की डेटा के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। 1931 के डेटा के हिसाब से मंडल आयोग जो बना, ठीक है, किसके अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1978 यानी 20 दिसंबर 1978 में जो मंडल आयोग बना। 1931 की जनगणना के अनुसार उन्होंने बताया कि पूरा देश में 3743 पिछड़ी जातियां हैं, जो कुल आबादी का 52% है। लेकिन देश में 1931 के बाद से जाति जनगणना हुई नहीं थी, तो इसीलिए इसी को आधार माना गया। और 12 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने रिपोर्ट पेश की कि ओबीसी को 27% यानी 27% का आरक्षण दे दीजिए। उन्होंने बताया कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दीजिए। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सत्ता जा चुकी थी, ठीक, और इंदिरा गांधी जी सत्ता में वापस आ चुकी थी। उन्होंने इसे क्या कर दिया, इस रिपोर्ट को, या जो बात कही गई कि 27% आरक्षण दे दीजिए पिछड़ी जाति को, तो उन्होंने क्या कर दिया, अदर बैकवर्ड कास्ट को, उन्होंने इसे समझ लीजिए कि ध्यान ही नहीं दिया इस पे, ठीक, उस पे उसको क्या कर दिया, फाइल ऐसे रख दिया, यानी दबा दिया एक हिसाब से उस फाइल को। इसके बाद क्या होता, राजीव गांधी की सरकार आई, उन्होंने भी मंडल आयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी देखिए, जो गरीबी की बात करते थे, गरीबी हटाओ, तो जब बात आई 27% आरक्षण देने की, तो वो लोग खुद ही देखिए ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उसके बाद उसमें भी कमी आ गई, वो त्रुटि थी तो वो पड़ा रह गया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद देखिए आपको पता है मोरारजी देसाई जब आते हैं तो उन्होंने मंडल आयोग बनाया, उन्होंने पूरा रिपोर्ट भी दी कि ओबीसी को कम से कम 27% आरक्षण दे दीजिए। उसके बाद तब तक क्या हो जाता है 1900, अब नेक्स्ट में बात करें तो उसके बाद आ जाता है जो रिपोर्ट आई 1980 में रिपोर्ट आ गई 12 दिसंबर 1980 को। उसके बाद क्या होता है इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है तो वो क्या कर देती हैं, वो पूरी फाइल ही दबा देती हैं, ध्यान ही नहीं देती हैं उस पर। दोबारा फिर राजीव गांधी जी की सरकार आती है, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मंडल आयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या आता है 7 अगस्त 1990 यानी 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार आती है और ये होते हैं जन मोर्चा पार्टी से संबंधित होते हैं, जन मोर्चा पार्टी से जो प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। कब 7 अगस्त 1990 के आसपास मंडल आयोग की सिफारिश लागू करा दिया गया। यानी वीपी सिंह ने, देखिए जो सरकार कहती थी गरीबी हटाओ वो ध्यान ही नहीं दे रही है और दूसरी पार्टियां आके बल्कि उस पर ध्यान दे रही हैं। वीपी सिंह की सरकार आई और जन मोर्चा पार्टी की सरकार थी लगभग, तो उसमें उन्होंने उस जो आयोग मंडल आयोग की सिफारिश थी उसको लागू कर दिया और इसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिल गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि SC ST में 15% और प्लस ST को 7.5% तो 22.5%, यानी 15% SC को 7.5% ST को 15% 7.5% कुल हो गया 22.5%। अब ये आरक्षण आपको पता पहले से चला आ रहा है 1950 से, और 1990 में जाके ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। तो यानी 1990 से अगर देखा जाए 1990 से लेके अभी तक कितना चला रहा था 49.5%, भाई 22.5% और 27%, तो 49.5% आरक्षण हो गया। इस देश में बहुत बवाल मचा जब ये बोला गया कि इतना आरक्षण दिया जाए, तो इस देश में इतना ज़्यादा बवाल मचा, बहुत ही ज़्यादा, इवन कई युवा तो अपने आप को आग भी लगा लिए इसके पीछे। यहीं से क्या होता है जब ये आरक्षण सारी चीज़ें आ गई तो यहीं से जातिगत राजनीति ने क्या कर लिया, जोर पकड़ लिया। ठीक है, जातिगत यानी कि जाति वाइज क्या होने लगा, नेता अपने आप को वोट बैंक को कवर करने लगे। ठीक, राजनीति जोर पकड़ लिया जो अब तक नहीं छोड़ रही है। सोचिए जातिगत राजनीति कब से आ गई, 1990 से समझ लीजिए आ ही गई। ठीक है, अब जाकर नरेंद्र मोदी जी ने लाभार्थी वर्ग घोषित करके उस जातिगत समीकरण को तोड़ा है। यानी अब देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, जातिगत नहीं बात करते हैं बल्कि वो लाभार्थी वर्ग बोलते हैं। उस शब्द को जातिगत वर्ग को किससे जोड़ दिया, लाभार्थी वर्ग से, जो जातिगत समीकरण जाके अब टूटा है। उस वक्त देश के कई क्षेत्रों में हमने जैसे बताया खुद को जला लिया था कई युवाओं ने, परंतु इस विरोध का आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितना भी यूथ विरोध करती रह गई लेकिन आरक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मंडल कमीशन की बात करें यानी मंडल आयोग की बात करें, उन्होंने 40 सिफारिश की थी। कितनी सिफारिश की थी, 40 सिफारिश। यानी उन्होंने बताया 40 प्रावधान देने की बात करी, मात्र 2 ही लागू हुए। मंडल आयोग ने 40 पे बात की थी लेकिन मात्र 2 ही लागू हुए। वो 2 में कौन कौन था, एक नौकरी और दूसरा उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक, यही में 27% का कोटा मिला। मंडल आयोग की वो बात जो दब गई, वो बात करें, इस सच्चाई से उन्होंने लिखा था, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो मंडल आयोग की बात दबाएगी उसके बारे में बताएं तो उन्होंने कहा इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आरक्षण और कल्याणकारी कदमों का ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज से में ज्यादा आगे हैं। ठीक, उन्होंने बताया इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आरक्षण और कल्याणकारी कदमों का ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज में ज्यादा आगे हैं। इसलिए मंडल आयोग ने सबसे गरीब और वंचित तबके को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए कई सिफारिशें की थी। पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी, यानी 1920 में। ठीक है, और 2010 की बात करें तो अब आपको पता चल गया। ठीक है, बट 32 वर्ष हो गए।
कितने वर्ष हो गए, 1990 में आया, ठीक है, 1990 में आया और आज 2022 आ गया, लगभग कुल मिला के 32-38 वर्ष हो गए, और लेकिन अभी भी इस पे कोई समीक्षा नहीं की गई। तो आपने क्या देखा कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो गलत नहीं है, लेकिन आरक्षण को कम से कम जो बातें कही गई हैं कि जैसे अभी आपने देखा जस्टिस ने कहा कि जो भी आरक्षण आप दे रहे हो उसमें ये देखो कितने % का फायदा हो रहा है, कितने % का सुधार हो रहा है, और जिनका सुधार हो जा रहा है उनको बैकवर्ड कैटेगरी से बाहर निकालिए, ताकि उन पर आप ध्यान दीजिए जो उस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर समीक्षा नहीं की जाएगी, समय समय पे कितना क्या हो रहा है उसमें नहीं बदलाव किया जाएगा, तो इससे क्या फायदा होता है, इसका डाटा हम आपको अभी देखिए बताते हैं कि आरक्षण का कितना कितना क्या प्रावधान हुआ। तो इस डाटा को अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। आरक्षण का लाभ के बारे में बात करें तो आपको पता होगा देश को आजाद हुए आज 75 ईयर्स हो गए, 75 वर्ष हो गए। कितना कितना आरक्षण किसको क्या मिला हुआ है तो देखते हैं। तो 2015-16 में अगर बात किया जाए तो एक क्या था, एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या कहती है, एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट है 2015-16 में आई, जिसमें ये बताया गया कि जो एसटी कैटेगरी का है, यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस आरक्षण का जो लाभ दिया जा रहा है उससे हुआ क्या, जो अमीर हैं वो 14% है, यानी सुधार तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है 14% यानी 14%, यानी अमीर जो लोग हैं वो कितने हैं 14%, लेकिन जो गरीब हैं वो 74% है। पता आज भी, यानी आरक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी गरीब 74% है, यानी कि 74% लोग गरीब हैं, जिसमें से 51% तो ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, यानी अति गरीब, यानी कि पुअरेस्ट फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब आरक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन अगर समय समय पर इसकी जांच नहीं की जाएगी, समीक्षा नहीं किया जाएगा, तो ये कि क्या हो रहा है कि 14% तो अमीर बन गए लेकिन 74% आज भी गरीब हैं, जिसमें से 51% तो बहुत ही गरीब हैं। ठीक, ऐसे अगर एक रिपोर्ट में देखा एससी के बारे में बात करा जाए, यानी कि शेड्यूल, ठीक है, कास्ट की, अनुसूचित जाति की, तो इसमें क्या होता है 53% यानी 53% लोग क्या है गरीब हैं, आज भी 53% लोग पुअर हैं, जिसमें से 28% तो बहुत ही ज्यादा क्या है गरीब है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, आरक्षण तो दिया जा रहा है, आरक्षण देना तो सही बात है कि आरक्षण उनको दिया जाए जो आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, लेकिन आरक्षण का समीक्षा भी किया जाए, ये बहुत ही जरूरी है समय समय पर, कि इससे कितनों का फायदा हो रहा है और कितनों का फायदा नहीं हो रहा है। आज देखिए एसटी में, आदिवासी में, जबकि आपको पता है कि ठीक है अमीर जो है इसमें 14% और गरीब 74%, कितने हैं गरीब अभी भी 74%, और 51% उसमें से अति गरीब हैं, यानी कि बहुत ही गरीब हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर जो अमीर हो गए हैं उनको बैकवर्ड कैटेगरी से हटा दिया जाए और बाकी जो गरीब हैं उनको उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, तो उससे क्या होगा, इसमें भी अगर 14 भी बढ़ गए तो 14 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसमें अगर इन पे ध्यान दिया जाए जो गरीब हैं अच्छे से, तो इनमें भी सुधार आ सकता है। यानी समय समय पर समीक्षा करके जो आवश्यक लोग हैं, जिनको जरूरत है, सही रूप से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अन्यथा आप देखिए कितनी ज्यादा गरीब % है और कितनी ज्यादा में सुधार हुआ है। तो ये डाटा है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।